हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और अपनी जो एमआरएस टीयर 2 की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पहले के जो क्वेश्चंस थे, जो जिन चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए थे उन्हीं से कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो ये सभी क्वेश्चन हैं ये सभी एनसीईआरटी से रहेंगे और किस तरीके से हमें वहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है वो सब इसमें बताया जाएगा। और साथ साथ में जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और क्या क्या करना है वो सब आप इसमें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि अपक्षय वेदरिंग से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो लिखेंगे अपक्षय के बारे में कि अपक्षय है क्या। भूमिका में क्या लिखेंगे कि अपक्षय एक अंतः स्थानीय यानी इन सीटू प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम इस पे करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, अंतः स्थानीय यानी इन सीटू प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें वायुमंडलीय तत्वों, तापमान, वर्षा और गैसों के प्रभाव से अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं। यह मृदा निर्माण की प्राथमिक अवस्था है। ठीक है, फिर है मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि जो इसके विभिन्न प्रकार हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अपक्षय के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको हम मुख्य प्रकार में लिखेंगे। तो अपक्षय को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भौतिक अपक्षय। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, भौतिक अपक्षय। तो इसमें चट्टानों का यांत्रिक विघटन होता है, जैसे दिन में गर्मी से चट्टानों का फैलना और रात में ठंड से सिकुड़ना, या दरारों में पानी जमने से चट्टानों का फटना। तो ये क्या है, ये है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में क्या होता है कि टेम्परेचर घटने और बढ़ने से क्या होता है कि चट्टानें जो है फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। जो टेम्परेचर तापमान बढ़ने से क्या होगा, चट्टानें फैलेंगी और टेम्परेचर कम होने से जो चट्टानें हैं वापस सिकुड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि चट्टानों में चटकन आ जाती है, दरार आ जाती है। ठीक है, फिर है दरारों में पानी जमने से चट्टानों का फटना। तो क्या होता है कि जो दरार आ जाती है उनमें जो रात में टेम्परेचर कम होने से क्या होता है उनमें जो पानी भर जाता है तो वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है। उससे क्या होता है कि वो दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में क्या लिखेंगे कि जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खनिजों की अभिक्रिया होती है। इसमें ऑक्सीकरण, घोल, जलयोजन जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा अपना इसमें रासायनिक अपक्षय। तीसरा क्या है, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या लिखेंगे कि पौधों की जड़ें दरारों में घुसकर उन्हें चौड़ा करती हैं। साथ ही केंचुए, चूहे और मानवीय गतिविधियां भी चट्टानों के क्षरण में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 प्रकार। फिर उसके बाद में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अंततः अपक्षय चट्टानों के कठोर स्वरूप को ढीला कर देता है। ठीक है, फिर जिससे अपरदन इरोजन की प्रक्रिया आसान हो जाती है और उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो वेदरिंग क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना में क्षोभमंडल और समताप मंडल के महत्व की तुलना कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन वैसे लास्ट का जो वीडियो था उसमें आ गया, सेम उसी से मिलता जुलता सा है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या जाता है। भूमिका में लिखेंगे कि वायुमंडल विभिन्न परतों का बना हुआ है जिनका घनत्व और तापमान ऊंचाई के साथ बदलता जाता है। इसमें क्षोभमंडल, समताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुख्य भाग में लिखेंगे क्षोभमंडल के बारे में। क्षोभमंडल सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। तो मौसम की सभी घटनाएं जो है, बादल, वर्षा, तूफान, ये सभी किस में आते हैं, वो आते हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, जीवमंडल के लिए वायु प्राणवायु और आवश्यक नमी प्रदान करता है, यानी बादल का भी इसमें निर्माण होता है। फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या लिखेंगे कि क्षोभमंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, मौसम संबंधी हलचलें कम होती हैं जो हवाई जहाज की उड़ान के लिए आदर्श हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो क्या करती है, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, इसके आगे ये भी ऐड कर देना। फिर निष्कर्ष है, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि जहाँ क्षोभमंडल प्रत्यक्ष रूप से मौसम और जीवन को प्रभावित करता है, वहीं समताप मंडल ओजोन परत के माध्यम से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये हम लिख देंगे निष्कर्ष में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले लिखेंगे, उस भूमिका में लिखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र निम्न वायुदाब वाले तूफान है जो गर्म महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये अपनी विनाशकारी हवाओं और भारी वर्षा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम भूमिका में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में शुरू में जो भूमिका में 2-3 लाइनें लिख देंगे। फिर है मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं, मतलब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनके उत्पन्न होने के पीछे कौन से कारक कार्यशील हैं। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे पहला, समुद्र का तापमान। देखो, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो समुद्री सतह पर ही उत्पन्न होते हैं, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर समुद्र का तापमान जो है, सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर ही जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो समुद्र का तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है कि समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, ही आ जाएगा यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए ताकि वाष्पीकरण के द्वारा ऊर्जा मिल सके। ठीक है, फिर है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करेगा कि चक्रवात के केंद्र में हवाओं को घुमाने के लिए कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। यह भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और वहाँ चक्रवात नहीं बनते। जो कोरियोलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, फिर तीसरा है ऊर्ध्वाधर पवन गति में अंतर। तो वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा की गति में अंतर कम होना चाहिए। अगर हवा की गति में अंतर ज़्यादा हुआ तो चक्रवात बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमें ये डालना है। तो इसमें 3 पॉइंट कौन कौन से डालने हैं, समुद्र का तापमान, कोरियोलिस बल और ऊर्ध्वाधर पवन में अंतर। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि ये चक्रवात तटीय क्षेत्रों में जान माल की हानि, भारी हानि करते हैं, लेकिन ऊर्जा के स्थानांतरण और वर्षा वितरण में इनकी भूमिका होती है। ये हमें लिखना है निष्कर्ष में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस ये 3 क्वेश्चन ही थे, और बाकी के जो आगे के चैप्टर हैं उनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर राइटिंग करते समय। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू।